ध्यान दीजिए बच्चों, सिंथेसिस के इस समय हम मिसलिनियस के वाक्य आपको करा रहे हैं एज ए रिवीजन। कल मैंने 5 वाक्य कराए थे और कुछ उसके आगे 5 वाक्य और दे रहे हैं। हर वाक्य को मैं सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्लियर कर रहा हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए कि सिंपल में कैसे बनेगा, कॉम्प्लेक्स में कैसे बनेगा और कंपाउंड में कैसे बनेगा। अब ये तुम्हें विशेष ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, पहला वाक्य है रिस्पेक्ट अदर्स यू विल बी रिस्पेक्टेड। दूसरों का सम्मान करो, तुम भी सम्मानित होगे। अब इसको जब हम सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो दूसरों का सम्मान करो, किस उद्देश्य के लिए? कि तुम भी सम्मानित हो। इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाएगा। तो जब इसका हम सिंपल बनाएंगे तो बन जाएगा रिस्पेक्ट अदर्स टू बी रिस्पेक्टेड। सम्मानित होने के लिए दूसरों का सम्मान करो। टू बी रिस्पेक्टेड। इन्फिनिटिव का प्रयोग, इन्फिनिटिव आपने पढ़ा था सिंपल में कि वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, नाउन की तरह कार्य करती है। और इसका प्रयोग वाक्य में तब करते हैं जब वह उद्देश्य का भाव प्रकट होता हो, पॉसिबिलिटी शो होती हो। तो यहाँ पर दूसरों का सम्मान करो, यू विल बी रिस्पेक्टेड, तुम भी सम्मानित होगे, यानी सम्मानित होने के उद्देश्य से दूसरों का सम्मान करो। ठीक। अब कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? तो देखिए, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में है तो कंडीशनल हो जाएगा। यदि तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो तुम भी सम्मानित होगे। इफ का प्रयोग करके हम इसको कॉम्प्लेक्स को बना देंगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्ट कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स कामा यू विल बी रिस्पेक्टेड। यानी सेंटेंस बना, यदि तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो तुम भी सम्मानित होगे। यानी एक चीज ध्यान देना, ये फ्यूचर कंडीशनल का वाक्य है और इसमें जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है और प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होता है। ठीक। तो यदि तुम दूसरों का सम्मान करोगे तो तुम भी सम्मानित होगे, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ये भी रिलेशन देखते जाइए कौन सा वाक्य किसमें बनता है। अब इसका जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो कंपाउंड में अल्टरनेटिव कंजंक्शन लगेगा। दूसरों का सम्मान करो अन्यथा तुम सम्मानित नहीं होगे। तो एक तो इसमें हम एंड का प्रयोग करके बना सकते हैं, दूसरों का सम्मान करो और तुम भी सम्मानित होगे, और अदरवाइज का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो पहले हम एंड का प्रयोग करके बना रहे हैं रिस्पेक्ट अदर्स and you will be respected। ये बन गया, दूसरों का सम्मान करो और तुम भी सम्मानित किए जाओगे। इस सेंटेंस में अगर हम अदरवाइज का प्रयोग करेंगे तो अगला वाक्य हमें निगेटिव करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट अदर्स अदरवाइज यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड। दूसरों का सम्मान करो अन्यथा तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। तो अगर हम अदरवाइज से बनाएंगे तो अगला वाक्य निगेटिव हो जाएगा, इतना ध्यान देना। ठीक है। अब देखिए दूसरा वाक्य, द वेदर इज क्लियर वी शुड स्टार्ट। मौसम साफ है, हमें अब चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए क्यों? क्योंकि मौसम साफ है। सिंपल में एक नियम पढ़ाया था मैंने, नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट, और नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट में बताया था कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। देयर शुड बी द डिफरेंट सब्जेक्ट इन सेंटेंस। दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और कोई एक वाक्य दूसरे का कारण होगा। वन ऑफ द सेंटेंस शुड बी द कॉज ऑफ अदर। अब देखिए, सब्जेक्ट दोनों के अलग हैं और इसका ये कारण है, हमें चलना चाहिए क्योंकि मौसम साफ है।
तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पहला नियम लग जाएगा, क्योंकि इज जो यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, इज के स्थान पर बीइंग लगा देंगे, हमारा सिंपल बन जाएगा। कैसे? द वेदर बीइंग क्लियर, कामा, अगला वाक्य सीधे जोड़ देंगे, वी शुड स्टार्ट, यानी मौसम साफ होने के कारण हमें चलना चाहिए। ये बन गया सिंपल, समझ गया ना? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का पहला नियम, जहां पर इज एम आर वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब के रूप में होते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब उनके बाद कोई वर्ब ना हो। तो देखिए यहाँ पर इज के बाद कोई वर्ब नहीं है, तो वहां पर हम पहला नियम लगा देंगे, इज एम आर के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करके अगला सेंटेंस जोड़ देंगे, हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब इसका कॉम्प्लेक्स देखिए, इस वाक्य का ये रीजन है तो बिकॉज लगा देंगे, तो हमें कॉम्प्लेक्स में बना देंगे, वी शुड स्टार्ट बिकॉज द वेदर इज क्लियर, द वेदर इज क्लियर, यानी हमें चलना चाहिए क्योंकि मौसम साफ है। हमें चलना चाहिए क्योंकि मौसम साफ है। बिकॉज रीजन है इसलिए बिकॉज लग गया। अब चूंकि कारण है यानी रिजल्ट, इस पे सो का प्रयोग कर दीजिए। कैसे? द वेदर इज क्लियर सो वी शुड स्टार्ट, मौसम साफ है इसलिए हमें चलना चाहिए। तो सो का ये हो गया तुम्हारा सिंपल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और ये भी ये हो गया कंपाउंड। तो सीधे द वेदर इज क्लियर सो वी शुड स्टार्ट। यानी यहां पर कंजंक्शन के रूप में सो का प्रयोग हुआ, ऊपर वाले में विकास का प्रयोग हुआ, और यहां पर एब्सोल्यूट के रूप में बी का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से पहले वाले में एंड कंजंक्शन का प्रयोग हुआ, और यहाँ कंडीशनल इफ का प्रयोग हुआ, और ये इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ। ठीक, तो सेंटेंस बन गया, सिंपल बना, द वेदर बीइंग क्लियर वी शुड स्टार्ट, मौसम साफ होने के कारण हमें चलना चाहिए। कॉम्प्लेक्स बना, हमें चलना चाहिए क्योंकि मौसम साफ है, रीजन है, विकास का प्रयोग हो गया। और कंपाउंड में चूंकि परिणाम है रिलेटिव कंजंक्शन, द वेदर इज क्लियर सो वी शुड स्टार्ट। अब देखिए तीसरा वाक्य, डोंट गो आउट यू विल बी ड्रेंच्ड, बाहर मत जाओ तुम भीग जाओगे। सिंपल में एक नियम में मैंने पढ़ाया था, इन्फिनिटिव में एस्केप का प्रयोग करके इन्फिनिटिव बनाते हैं, वही नियम यहाँ पर लग रहा है, यानी भीगने से बचने के लिए बाहर मत जाओ। तो जब इसको सिंपल बनाएंगे भाई, अब इन्फिनिटिव क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है। बाहर मत जाओ किस उद्देश्य के लिए? भीगने से बचने के लिए। इसलिए जब इसको हम बनाएंगे तो ये बन जाएगा सिंपल में, डोंट गो आउट टू एस्केप। ये देखिए इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। ऐसे वाक्यों में एस्केप स्पेशल शब्द यूज करना पड़ता है एज इन्फिनिटिव। तो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्रेंच्ड, ये बन जाएगा। तो एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्रेंच्ड, ये यानी भीगने से बचने के लिए बाहर मत जाओ। अब यही वाक्य जब हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो कंडीशनल है, अगला वाक्य फ्यूचर है, यदि तुम बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। तो आप इफ से बना दीजिए, इफ यू गो आउट कामा, जैसे आपने इधर ये बनाया था लगभग वही वाक्य है, इफ यू गो आउट कामा यू विल बी ड्रेंच्ड। यानी एडवर्ब क्लास का कंडीशनल सेंटेंस इफ का प्रयोग हो गया कंजंक्शन के रूप में, इसलिए कॉम्प्लेक्स हो गया एडवर्ब क्लास से बन, और ये इन्फिनिटिव से बन गया, डोंट गो आउट टू एस्केप। और यहाँ पर इफ यू गो आउट, पहला क्लास सिंपल प्रेजेंट में हो गया, दूसरा सिंपल फ्यूचर में हो गया।
या तुम बाहर जाओगे तो भीग जाओगे। और कंपाउंड में अल्टरनेटिव कंजंक्शन, बाहर मत जाओ अन्यथा तुम भीग जाओगे, तो इसको कंपाउंड बना देंगे कि डोंट गो आउट अदरवाइज यू विल बी ब्रेंच। मतलब बाहर मत जाओ अन्यथा तुम भीग जाओगे। तो यहां पर देखिए इफ कंजंक्शन जो है, यहां पर अदरवाइज यूज हुआ। अल्टरनेटिव में आपने चयन सूचक, कंपाउंड में अल्टरनेटिव कंजंक्शन है चयन सूचक, बाहर मत जाओ अन्यथा तुम भीग जाओगे। एक काम करना पड़ेगा, अगर बाहर जाओगे तो भीग जाओगे, बाहर नहीं जाओगे तो नहीं भीगोगे। तो ये भी बन गया। सिंपल बना डोंट गो आउट टू एस्केप फ्रॉम बीइंग ड्रेंच्ड। कॉम्प्लेक्स बना इफ यू गो आउट यू विल बी ड्रेंच्ड। और कंपाउंड बना डोंट गो आउट अदरवाइज यू विल बी ड्रेंच्ड। देखिए अगला सेंटेंस, वी कैन नॉट हेल्प यू, वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं, वर्तमान समय में हमारे पास धन नहीं है। हमारे पास वर्तमान समय में धन नहीं है, किस उद्देश्य के लिए? तुम्हारी मदद करने के लिए। तो सीधे पहला सेंटेंस इनफिनिटिव बन जाएगा कैसे कि वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट टू हेल्प यू। ये बन गया। और यहां पर ये इन्फिनिटिव का प्रयोग हो गया। ये यानी वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट टू हेल्प यू, यानी वर्तमान समय में तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास धन नहीं। अब ये जब कॉम्प्लेक्स में लगाएंगे तो विकास का प्रयोग कर दीजिए। वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट। सीधे बना है हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है। तो बन जाएगा वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट। यानी हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वर्तमान समय में हमारे पास धन नहीं है। रीजन है तो बिकॉज लगा दिया, यानी बिकॉज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज हो गया। अब कंपाउंड में रिजल्ट है कि हमारे पास वर्तमान समय में धन नहीं है इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, शो लगा दीजिए। तो कंपाउंड बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स ये कंपाउंड। We have no money at present. Show, और ये कनेक्शन है, show we cannot help you। यानी वर्तमान समय में हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो सिंपल बना वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट टू हेल्प यू। कॉम्प्लेक्स बना वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट। और कंपाउंड बना वी हैव नो मनी एट प्रेजेंट सो वी कैन नॉट हेल्प यू। देखिए आखिरी सेंटेंस, राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ। राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ही वॉज बैनिश्ड। बैनिश्ड मतलब वनवास होना, उन्हें वनवास हो गया था। सिंपल में एक नियम मैंने पढ़ाया था, नाउन आर फ्रेश इन अ पोजीशन, कामा वाला नियम। और उसी नियम से बनेगा कैसे कि राम को हमने यहां पर नाउन के रूप में ले लिया राम और कामा। अब इसका फ्रेश एज नाउन, नाउन आर फ्रेश इन अपोजिशन, फ्रेश एज नाउन जो कि राम के अपोजिशन में यूज होगा। तो राम का फ्रेश इन अपोजिशन है द सन ऑफ
किंग दशरथ। फिर कामा, यानी जो फ्रेश होता है नाउन का वो दोनों तरफ से कामा से बंद होता है। तो राम कामा द सन ऑफ दशरथ, इस नियम की एक विशेषता है कि नाउन और फ्रेश के बीच में कोई टेंस यूज नहीं होगा, इतना ध्यान देना है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, केवल कामा का प्रयोग होगा। अब आगे टेंस यूज होगा, वाज बैनिस्ड, ये बन गए। तो राम कामा द सन ऑफ किंग दशरथ कामा वाज बैनिस्ड, राम दशरथ के पुत्र को वनवास हुआ था। राम नाउन है, द सन ऑफ किंग दशरथ फ्रेश है, दोनों के बीच में कोई टेंस नहीं यूज होगा, चाहे शुरू में यूज हो या बाद में यूज हो, और यहाँ पर बेस के रूप में टेंस यूज हो जाएगा। अब इस वाक्य को जब हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो एडजेक्टिव क्लास, राम जो कि राजा दशरथ के पुत्र थे, राम हु वाज द किंग ऑफ दशरथ। देखिए कॉम्प्लेक्स, राम who was the son of King दशरथ, was banished का मतलब लगा के was ये बन गया इसका कॉम्प्लेक्स। तो राम, अब यहाँ पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है राम के लिए। तो राम जो कि राजा दशरथ के पुत्र थे वो वनवास हो गया। अब देखिएगा इसी बात को जब हम कंपाउंड में बनाएंगे तो कंपाउंड में लास्ट नियम मैंने बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन अथवा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग बताया था। उसमें हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स में एडजेक्टिव क्लास की तरह वाक्य बनेंगे, सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन और उसके एंटेसिडेंट के बीच में कामा लगेगा। तो अगर इसी वाक्य में हम यहाँ पर कामा लगा दें तो ये कंपाउंड हो जाएगा, समझ गए ना। कामा हटा दें तो ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, और यहाँ पर कामा लगा दें तो ये कंपाउंड हो जाएगा, समझ गए ना। एक तरह से इसको और बना सकते हैं कंपाउंड में कि राम वाज द किंग ऑफ दशरथ एंड ही वाज बैनिस्ड, एंड लगा के वाक्य को जोड़ दोगे तभी कंपाउंड हो जाएगा। तो दोनों तरह से हमने बता दिया। क्लियर हुआ? रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए, एक्सीलेंट की किताब से वाक्य करते रहिए। कोई वाक्य ना हो हमारे पर्सनल नंबर पर पूछिए, और जैसे मैंने समझाया है ये सब क्लियर में नोट करते रहिए, ठीक।